नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस तैयारी सीरीज के सेशन में। और आज जो है आपकी क्लास 8 यानी मॉडर्न हिस्ट्री का आपका थर्ड चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पिछली क्लास में आपका सेकंड चैप्टर हुआ था। ठीक, तो आज हम लोग थर्ड चैप्टर की तरफ चलेंगे। और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अच्छे से बच्चों, लाइक एंड शेयर करिए सेशन को, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, चलिए सेशन को लाइक एंड शेयर करिए फटाफट, जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और आज के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है बक्सर युद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, बक्सर युद्ध से जुड़ा हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि बक्सर युद्ध के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि यह युद्ध कंपनी और मीर जाफर के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में कंपनी की जीत के बाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। इस युद्ध के बाद अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाना तय हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे राइट स्टेटमेंट पूछ रहा आपसे कि क्या राइट होगा। केवल एक और दो, दो और तीन, तीन, एक, दो, तीन, क्या इसका राइट आंसर होगा? क्या इसका राइट आंसर होगा? बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर हम बक्सर युद्ध की बात करें तो जो बक्सर युद्ध है, ठीक, बक्सर युद्ध बच्चों आपका अक्टूबर में लड़ा गया, अक्टूबर 1764 में। ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। अब इसमें जो है आपके एक तरफ जो है आपका मीर कासिम है जो बंगाल का नवाब है। ठीक है, मैं बता देता हूं फिर इससे आप मैच कर लेना। बंगाल का नवाब मीर कासिम है, अवध का नवाब सुजाउद्दौला है, अवध का नवाब सुजाउद्दौला है दूसरी तरफ। और आपका मुगल बादशाह शाह आलम साहब है। ठीक है, जो उस समय इलाहाबाद में थे। ठीक, तीन लोग एक साइड में थे और दूसरी तरफ अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो है। ठीक है, हेक्टर मुनरो। ठीक है, ये आपका बक्सर युद्ध था। अब इस बक्सर युद्ध के संदर्भ पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मीर कासिम मीर जाफर के मध्य लड़ा गया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मीर जाफर को हटाकर ही मीर कासिम को नवाब बनाया गया था और मीर कासिम मीर जाफर के क्या थे? दामाद थे। मीर कासिम मीर जाफर का क्या था? दामाद था। ठीक है, दूसरा कह रहा है इस युद्ध में कंपनी की जीत के बाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। इस युद्ध में कंपनी की जीत के बाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया, तो ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि जब बक्सर युद्ध जीता गया, ठीक है, तो मीर कासिम को नवाब नहीं बनाया गया बल्कि पुनः मीर जाफर को नवाब बनाया गया। पुनः मीर जाफर नवाब बना, तो मीर जाफर 2 बार नवाब बना था। ठीक है, मीर जाफर जो है बच्चों 2 बार नवाब बनता है, ये ध्यान रखिएगा, मीर जाफर 2 बार नवाब बनता है। ठीक, तो यहाँ पे राइट स्टेटमेंट पूछ रहा है। फिर कह रहा है इस युद्ध के बाद अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाना था। ठीक, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है, केवल एक आपका सही होगा, यानी सी इज द राइट आंसर। सी बच्चों आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, सी आपका राइट आंसर होगा, मीर जाफर को 2 बार जो है नवाब बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विथ रेफरेंस टू द ईस्ट इंडिया कंपनी गेटिंग द दीवानी ऑफ बंगाल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस पे आप विचार करिए कि क्या सही है। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द नवाब ऑफ बंगाल अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। आफ्टर गेटिंग द दीवान ऑफ बंगाल द कंपनी did not need the bring gold of the Britain to buy trade items which of the statement given above। कह रहा है कि जब बक्सर युद्ध हो गया तो बक्सर युद्ध के बाद की कंडीशन पूछ रहा है इसमें, बक्सर युद्ध के बाद की कंडीशन इसमें पूछ रहा है। तो कह रहा है कि भाई बक्सर युद्ध के बाद बंगाल के नवाब ने कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया। तो बंगाल के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब ने, अब इनके पास पावर ही नहीं थी तो ये कैसे बना देते? और नवाब कंपनी नहीं बनी, कंपनी नवाब नहीं बनती है। ठीक है, कंपनी नवाब नहीं बनी थी बच्चों, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि लॉर्ड क्लायू को इंग्लैंड से भेजा गया संधि करने के लिए, और लॉर्ड क्लायू जब भारत आया तो लॉर्ड क्लायू ने 2 संधि किया, एक इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि।
ठीक है, 2 संधियां उसने किया। जो पहली संधि किया उसने उसने मुगल बादशाह शाह आलम से किया था। ठीक है, और शाह आलम ने क्या किया था, अपनी बंगाल बिहार उड़ीसा ये तीनों प्रांतों का राजस्व दे दिया। बंगाल बिहार उड़ीसा ये तीनों प्रांतों का राजस्व दे दिया किसे, अंग्रेजों को। और मुगल बादशाह को क्या मिला, बदले में 26 लाख की वार्षिक पेंशन मिली। और अंग्रेजों ने कहा कि हम 57 लाख 57 लाख जो है वो किसको देंगे, बंगाल के नवाब को देंगे। और बंगाल का नवाब ही यहाँ के प्रशासन को देखेगा। ये यानी जवाबित संचालित, जवाबित का मतलब होता है प्रशासन। जवाबित को चलाने के लिए अंग्रेजों ने कहा कि हम एनुअल आपको 57 लाख देंगे, 57 लाख। ठीक, तो प्रशासन का उत्तरदायित्व तो अभी भी कंपनी ने नवाब के हाथों में ही रखा, क्योंकि कंपनी ये कभी नहीं चाहेगी कि वो जो है आम जनता की नाराजगी को झेले। ठीक है, वो तो पर्दे के पीछे से लाभ लेना चाहती थी। इसीलिए तो लॉर्ड क्लाइव द्वैत शासन को लागू किया। इसीलिए लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, द्वैत शासन लागू किया। और तीनों प्रांतों में, बंगाल बिहार उड़ीसा, बंगाल में मोहम्मद रजा खा, बिहार में आपके शिताब राय, उड़ीसा में राय दुर्लभ को उप दीवान बनाया। उप दीवान जो इंडियंस थे, जो भारतीय थे। ठीक है, तो इससे ये लगता है कि नहीं, अंग्रेज जो है अभी भी आपको ही, आपके माध्यम से आपका ही शोषण करना चाहते थे। यानी आपके द्वारा ही आपके लोगों का शोषण करवाना चाहते थे। खुद वो डायरेक्ट जो है लोगों का शोषण नहीं करना चाहते थे। ठीक है, और दूसरी जो संधि उसने किया था वो सुजाउद्दौला के साथ, जो अवध के नवाब थे, जो क्या थे, अवध के नवाब थे, उनके साथ हुआ था, सुजाउद्दौला के साथ। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि बंगाल की दीवानी मिलने के बाद व्यापार की चीजें खरीदने के लिए कंपनी को ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये बात भी एकदम सही है कि भाई अब जब आपके यहाँ का पैसा उनका हो गया, आपके यहाँ जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो अंग्रेजों का हो गया, वो अब इंग्लैंड से क्यों मंगाएंगे। ठीक है, तो पहले इंग्लैंड से बुलियन लाते थे, सोना लाते थे, और भारत से बदले में वस्तुएं ले जाते थे। लेकिन जब बंगाल बिहार उड़ीसा का रेवेन्यू उन्हीं का हो गया, तो फिर उन्होंने ये चीजें लाना क्या कर दिया, बंद कर दिया। और अब भारत के पैसे से ही भारत की चीजों को खरीदना शुरू किया। तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपका राइट है। ठीक है, बी आपका क्या हो जाएगा, राइट स्टेटमेंट होगा। ठीक, बी आपका राइट स्टेटमेंट होगा। चलिए, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द कंपनी पोस्टेड रेजिडेंट इन द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, which of following statement is or correct with respect to the these outsides। ठीक है, अब आपको यह बताना है कि क्या इसमें सही होगा। देखिए, कह रहा है कि बक्सर युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों के रेजिडेंट तैनात कर दिए। इन रेजिडेंटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला दे रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट दे रहा है कि ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। इनके माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देते थे। कह रहा है कि इनके माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देते थे। ठीक है, अब आप समझिए, बड़ी अच्छी चीज दे रहा है। कह रहा है कि ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। इनके माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देते थे। तो जी, आपको याद है कि भाई इन्होंने 1756 में, ठीक है, आपके अवध में रेजिडेंट की नियुक्ति किया था। ठीक है, अवध, सॉरी 1756 या 1856। हालांकि वो तो सहायक संधि की बात मैंने बताया कि सहायक संधि जो लाया था लॉर्ड वेलेजली ने, तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि में भी एक प्रावधान ये होता था कि एक रेजिडेंट उस राज्य में रहता था जिस राज्य को सुरक्षा देने का आश्वासन ये अंग्रेज देते थे। और वो रेजिडेंट जो है उस राज्य की आंतरिक नीतियों की जानकारी अंग्रेजों को देता था। तो इस तरह वह राज्य कहीं न कहीं क्या हो जाता था, असुरक्षित हो जाता था। तो यहाँ पर जो बात कह रहा है कि ये एक तरह से व्यवसायिक प्रतिनिधि और राजनीतिक प्रतिनिधि होता था, ये बात सही है। इनके माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देते थे, दोनों सही है। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरनाक चीज थी बच्चों, जो भारतीय राज्यों को धीरे धीरे क्या कर दी, कमजोर कर दी। ठीक, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके क्या होंगे, राइट होंगे, दोनों स्टेटमेंट आपके सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर डी।
कह रहा कि सहायक संधि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। अब आ गई सहायक संधि बच्चों, एक एक प्रावधान देखिए सहायक संधि के बारे में। लॉर्ड विलेजली की सहायक संधि के विषय में एक एक प्रावधान देखिए। पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि इस व्यवस्था को स्वीकारने वाली रियासतों को स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था। इस संधि के तहत रियासतों को सुरक्षा के बदले कंपनी द्वारा रखी गई सहायक सेना का खर्च कंपनी को चुकाना पड़ता था। रियासतों द्वारा इस संधि की शर्तों में तय रकम न दे पाने पर जुर्माने के तौर पर उनका इलाका छीन लिया जाता था। अब आपको यहाँ बताना है कि क्या इसका राइट आंसर है। बोलिए क्या इसका राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो है आपका क्या सही होगा तो मैं बताता हूं आपको। पहली बात तो लॉर्ड विलेजली की जो सहायक संधि है, ठीक है, मैं उसको एक बार आपको क्लियर कर दूं बोर्ड पे। ठीक है, लॉर्ड विलेजली की जो सहायक संधि है, इस सहायक संधि के जो प्रावधान थे वो क्या थे। एक सहायक संधि का प्रावधान होता था कि भाई पहला प्रावधान तो ये था कि सुरक्षा का वादा, ठीक है, यानी जिस राज्य से ये संधि होती थी उस राज्य की सुरक्षा का वादा किया जाता था। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए अवध एक राज्य है, ठीक है, अवध के राज्य की सुरक्षा का दायित्व तो मान लीजिए इन्होंने लिया, सहायक संधि किया। तो अब सुरक्षा का वादा तो इन्होंने कर दिया, लेकिन जो सेना ये सुरक्षा के लिए रखेंगे वो सेना कहाँ रहेगी, इनके पास रहेगी। ठीक है, और तीसरी बात, सेना का जो खर्च होगा यानी सेना का रसद वो कौन देगा, वो ये अवध देगा। ठीक है, किसको देगा, अंग्रेजों को देगा। और अगर ये नहीं दे पाए तो इनकी जमीनें हड़प ली जाएंगी। ठीक है, इनकी जमीन हड़प ली जाएगी। चौथा, एक रेजिडेंट जो है इनके दरबार में रहेगा, एक रेजिडेंट जो है इनके दरबार में बच्चों रहेगा। ठीक, पांचवा, आप किसी विदेशी की नियुक्ति नहीं कर सकते। ठीक है, विदेशी की नियुक्ति यानी अंग्रेजों से जिनका विरोध है, चाहे वो फ्रांसीसी हो, डच हो, अन्य विदेशियों को बिना इनसे पूछे आप अपने राज्य में नहीं रख सकते थे। ठीक है, तो विदेशियों की नियुक्ति भी आप नहीं कर सकते थे। ठीक है, साथ साथ आप जो है बिना इनसे पूछे किसी अन्य विदेशी राज्य से समझौता नहीं कर सकते थे, यानी आपकी सॉवरेंटी भी नहीं थी, यानी आपकी संप्रभुता समाप्त थी। ठीक है, आपकी संप्रभुता क्या थी, समाप्त हो चुकी थी। विदेशी राज्य से समझौता नहीं कर सकते, तो यानी इसका मतलब हुआ कि आपकी संप्रभुता भी क्या थी, समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, तो ये सहायक संधि के प्रपोजल्स थे। अब यहां पे देखिए पीछे, ठीक है, पीछे क्या कह रहा है, पीछे कह रहा है कि इस व्यवस्था को स्वीकारने वाली रियासतों को स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था। तो एकदम सही है कि इनको अब अपनी सेना रखने का अधिकार नहीं होता था, यानी आप अंग्रेजों की सेना पे निर्भर हो जाते थे। ठीक है, तो आप तो वैसे ही परतंत्र हो गए। ठीक, इस संधि के तहत रियासतों को सुरक्षा के बदले कंपनी के द्वारा रखी गई सहायक सेना का खर्च चुकाना पड़ता था। जी हाँ, और अगर आपने संधि की शर्तों की रकम नहीं दे पाए हैं तो जुर्माने के तौर पर आपका इलाका यानी आपकी जमीन छीन ली जाती थी। यहाँ तीनों स्टेटमेंट आपके क्या होंगे, राइट होंगे, यानी डी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, डी आंसर आपका सही होगा। अगला है, क्वेश्चन कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ मैसूर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑल द टाइम ऑफ हैदर अली एंड द टीपू ट्रेड ऑन द मालाबार कोस्ट was under the control of the princely state of मैसूर। दूसरा कह रहा है कि टीपू सुल्तान was called शेर मैसूर। तीसरा कह रहा है कि टीपू took the
हेल्प ऑफ द डच टू मॉडर्नाइज ऑफ आर्मी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि टीपू के बारे में, मैसूर के बारे में। मैसूर रियासत से संबंधित है। कह रहा हैदर अली और टीपू के समय मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के कंट्रोल में था। जी हाँ, कंट्रोल में था। ठीक है, एकदम सही है भाई, उन्हीं के कंट्रोल में था। और इसी इसी मालाबार तट पर कब्जा करने के लिए तो अंग्रेजों ने इन पे आक्रमण किया, क्योंकि ये व्यापार का सबसे बड़ा रिसोर्स था। अंग्रेजों का जो आक्रमण हुआ इसी मालाबार तट को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, मालाबार तट पर ही कैप्चर करने के लिए उन्होंने किया था। दूसरा कह रहा है कि टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहते थे। ये भी आपका सही है। ठीक है, उसे शेरे मैसूर कहते थे। टीपू ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए डचों को सहायता ली। नहीं, डचों की नहीं बच्चों, फ्रांसीसियों की लिया था। फ्रांसीसियों की सहायता। किसकी लिया? फ्रांसीसियों की सहायता लिया। तो ये आपका गलत हो जाएगा, फ्रांसीसियों की सहायता उसने लिया। ठीक, तो ये आपका स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट गलत होगा, यानी बी स्टेटमेंट आपका राइट होगा। टीपू ने बच्चों विदेशों से मदद लिया था, जैसे मिस्र इसने अपना दूत भेजा था। ठीक है, अफगानिस्तान इसने अपना दूत भेजा। ठीक है, अफगानिस्तान में दूत भेजा था, और टर्की में इसने अपना दूत भेजा। ठीक, तो टीपू और हैदर में एक सबसे बड़ा डिफरेंट आपको ये दिखेगा कि हैदर जहां भारत के अंदर के राज्यों के सहयोग से हिंदुस्तान को जीतने मने अंग्रेजों को हराने की कोशिश किया, वहीं टीपू जो है वो वैदेशिक देशों के मदद से, विदेशों की मदद से अंग्रेजों को डिफीट करना चाहता है। ठीक, तो योग्यता में कोई बड़ा वो नहीं है, योग्य दोनों थे, लेकिन दोनों की नीतियों में एक बड़ा अंतर आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आंग्ल मैसूर युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आंग्ल मैसूर युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नंबर 1, मैसूर तथा अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुए। मैसूर तथा अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुए। दूसरा, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई संधि के अनुसार टीपू के 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। तीसरा, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर का राजकाज पुराने वाडियार वंश के हाथों में चला गया। ठीक है, तो अब बताइए, तो पहला कह रहा है कि भाई मैसूर और अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुए, तो जी हाँ, ये तो सही है कि 4 युद्ध हुए। पहला कब हुआ? तो 1767 से लेके 69 के बीच हुआ। दूसरा आपका हुआ 1780 से 84 के बीच हुआ। तीसरा जो है आपका 1790 से 92 के बीच हुआ। ठीक है, और चौथा जो है 1799 के बीच हुआ। ठीक है, तो ये 4 युद्ध हुए। ठीक है, ये 4 युद्ध होते हैं। अब यहां पे आप देखो, 4 युद्ध हुए। ठीक, हाँ, तीसरा, दूसरे में कह रहा है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई संधि के अनुसार टीपू के 2 बेटों को बंधक बनाया गया। जी हाँ, इसमें जो है ये कार्नवालिस आया था। कार्नवालिस ने टीपू को हराया था, कहां पर? श्रीरंगपट्टनम में। तो जब टीपू श्रीरंगपट्टनम में हार गया, ठीक है, तो श्रीरंगपट्टनम में हारने के बाद एक संधि होती है 1792 में। ठीक है, इसे श्रीरंगपट्टनम की संधि कहते हैं। ठीक, तो इस संधि में जब ये हार गया, तो यहीं पर जो है 3 करोड़ का टीपू पर जुर्माना लगाया गया था, और इस 3 करोड़ को न चुका पाने के कारण इसके 2 बेटों को कार्नवालिस ने बंधक रख लिया था। ठीक है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद यानी 1799 में जब टीपू बुरी तरह हार गया, तो हारने के बाद मैसूर के साथ लॉर्ड वेलेस्ली इस समय गवर्नर जनरल था, उसने मैसूर का अधिग्रहण कर लिया, उससे सहायक संधि कर ली, और मैसूर को पुनः जिस वाडियार वंश से 1761 में हैदर ने छीन कर मैसूर बनाया था, उसी को पुनः हैंडओवर कर दिया गया। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही होंगे, यानी डी स्टेटमेंट आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए,
कह रहा कि मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मराठों से रिलेटेड क्वेश्चन है। मराठों का दिल्ली पर शासन का सपना पानीपत की तीसरी लड़ाई में टूटा। ठीक है, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में होती है। इसके बीच अहमद शाह अब्दाली और बालाजी बाजीराव के बीच। एक तरफ अहमद शाह अब्दाली होगा, अहमद शाह अब्दाली, और दूसरी तरफ आपका बालाजी बाजीराव, उस समय पेशवा थे। बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव उस समय क्या थे? पेशवा थे। ठीक है, बालाजी बाजीराव उस समय पेशवा थे। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है कि भाई पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद दिल्ली पर इनका अधिकार करने का जो सपना था वो टूट गया। ये बात एकदम सही है, क्योंकि बाजीराव प्रथम ने अपने समय मात्र कुछ सैनिकों को लेकर दिल्ली पर बच्चों उसने कैप्चर कर लिया था और 3 दिनों तक दिल्ली को अपने जूते की नोक पे रखा। ठीक है, तो वैसे दिल्ली उस समय कुछ मजबूत तो थी नहीं, मुगलिया सल्तनत वैसे ही पतन की तरफ जा चुकी थी। ठीक, दूसरा है मराठा सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राज्यमंडल के सदस्य थे। करम मराठा सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी, ठीक है, एक कन्फेडरेसी राज्यमंडल के सदस्य थे। दूसरा कह रहा है कि दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। सालबाई की संधि 1782 में हुई थी और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध एकदम सही है कि इसी संधि से समाप्त हुई थी। इसके पहले जो है, ठीक है, इसके पहले 1779 में बड़गांव की संधि हुई थी। इसी युद्ध से वो भी जुड़ी है, बड़गांव की संधि। लेकिन बड़गांव की संधि से यह युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, समाप्त हुआ था सालबाई की संधि से। ठीक, तो ये भी आपका सही है। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को कानपुर के पास बिठूर में पेंशन देकर भेज दिया गया था। जी हाँ, 8 लाख की पेंशन देकर आपके बाजीराव द्वितीय जो अंतिम पेशवा थे, ठीक है, बाजीराव द्वितीय जो अंतिम पेशवा थे, इनको कानपुर के बिठूर भेज दिया गया था। और इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल थे। और आपको याद होगा यही बाजीराव द्वितीय हैं जिनके दत्तक पुत्र थे नाना साहब। ठीक है, इन्हीं के दत्तक पुत्र थे बच्चों नाना साहब, जिस नाना साहब ने अपनी पेंशन रुक जाने के कारण 1857 के विद्रोह में कानपुर से विद्रोह को क्या किया? लीड किया। ठीक है, कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व जो है नाना साहब ने किया था। तो बाजीराव द्वितीय को जो 8 लाख की पेंशन दी गई थी, इसी पेंशन पर उन्होंने भी दावा किया था। ठीक है, तो यहाँ चारों स्टेटमेंट आपके राइट होंगे। ठीक है, चारों स्टेटमेंट आपके राइट होंगे, यानी डी आपका नहीं दिख रहा था, तो 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट आपके सही है। ठीक है, अरे ये राज्यमंडल था ना, राज्यमंडल में 4 थे, राज्यमंडल में 4 आपके पेशवा थे ना, राज्यमंडल में 4 पेशवा थे आपके। ग्वालियर में सिंधिया था, ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, ठीक है, बड़ौदा में आपके गायकवाड़ साहब और नागपुर में आपके भोसले साहब। ठीक है, तो वो भी स्टेटमेंट आपका सही है। अगला देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। करा की कंपनी ने एक लंबी लड़ाई के बाद अफगानिस्तान पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण, अप्रत्यक्ष, ध्यान दीजिएगा, अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। कारण क्या था? कंपनी को भय था कि रूस उत्तर पश्चिम हिस्से से भारत में अपने प्रभाव ले सकता है। ठीक है, नीचे एकदम सही है। ठीक, एकदम सही है बच्चों, दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, आपको पता है सिंध का विलय कर लिया गया, ठीक है, बिना किसी गलती के। ठीक, अफगानिस्तान रीजन पर अंग्रेजों ने समझौता किया। ठीक, आपके उस समय रणजीत सिंह से समझौता इन्होंने किया। तो वो जो समझौते हुए थे वो रशिया को रोकने के लिए ही हुए थे। तो यहाँ पे आपका ए आंसर इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, उसी की वजह से, क्योंकि भारत में विदेशी शक्तियों के प्रवेश का वही माध्यम था। ठीक है, वही एक रास्ता था जहां से रसिया जो है एंट्री कर सकता था। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, ए स्टेटमेंट इज द राइट स्टेटमेंट। अगला देखिएगा, कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति है, ठीक है, निम्नलिखित पर विचार करिए। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। ठीक है, डलहौजी ने राज्यों का विलय किया। कह रहा है इस नीति के अंतर्गत किसी शासक जिसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, उसकी मृत्यु होने पर उसकी रियासत कंपनी का भूभाग का हिस्सा बन जाती थी। इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले अवध का विलय किया गया। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ठीक है,
भाई अवध का विलय सबसे पहले कहाँ हुआ था? भाई अवध का विलय सबसे पहले नहीं हुआ था। देखो पहला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, अवध का विलय नहीं, सबसे पहले सतारा का विलय हुआ था। सतारा, ठीक है, नागपुर, ठीक है, सतारा हो गया, नागपुर हो गया, बघाट हो गया, ठीक है। भाई अवध का विलय तो सबसे बाद में हुआ 1856 में कुशासन के आधार पर, ठीक है, अवध का विलय कुशासन के आधार पर हुआ था, ठीक। तो ये एक सबसे बड़ा गलत हुआ था अवध के साथ, तो अवध सबसे लास्ट में था, तो दूसरा गलत हो जाएगा, केवल एक आपका सही होगा। और झांसी की रानी इसी मामले में बच्चों उलझ गई थी। नागपुर, झांसी, झांसी की रानी को भी, झांसी का राज्य भी अधिग्रहित कर लिया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, क्योंकि झांसी की रानी को भी कोई अपना उत्तराधिकारी तो था नहीं, ठीक है। तो यहां पर ए आंसर केवल राइट होगा, ठीक, केवल ए आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से पढ़िए फिर आंसर करिएगा इसका, ध्यान से पढ़िए फिर आंसर करिए। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुए प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वॉरेन हेस्टिंग के विषय में पूछ रहा है, कह रहा है कि वॉरेन हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालतों की स्थापना की, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा आपका सही है, बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या इसका राइट आंसर होगा, आपको बताना है यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा। आपको याद है जिस कलेक्टर की तैयारी आप कर रहे हो, उस कलेक्टर के पद को सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग ने ही बनाया था जिले लेवल पर, लेकिन जिस कलेक्टर के पद का सृजन वॉरेन हेस्टिंग ने किया था, उस कलेक्टर के पास जो है जिले लेवल पर न्यायिक और रेवेन्यू दोनों अधिकार होते थे, ठीक है। लेकिन अगर कोई जिला कलेक्टर रेवेन्यू में घपला कर दे तो फिर वो अपने मामलों में जस्टिस कैसे कर सकता है। तो आगे आकर कार्नवालिस ने क्या कर दिया कि कलेक्टर के पद को केवल रेवेन्यू अधिकार दिया, उसने न्यायिक अधिकार उससे छीन कर जिले लेवल पर उसने क्या किया, एक डिस्ट्रिक्ट जज का क्या बना दिया, पद बना दिया। तो यहां पे जो कह रहा है, कह रहा है कि वॉरेन हेस्टिंग प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालत बनाई, ये एकदम सही है, लेकिन इस अदालत में कलेक्टर ही न्याय करता था। कलेक्टर जो जिले लेवल का कलेक्टर होता था वही न्याय करता था, और ये कलेक्टर न्यायिक अधिकार के साथ साथ राजस्व अधिकार भी रखता था, जो कहीं न कहीं गलत था। आगे चलकर कार्नवालिस ने इसमें रिफॉर्म कर दिया, इनसे न्यायिक अधिकार छीन कर कार्नवालिस ने जिले लेवल पर जिला जज का पद बनाया, डिस्ट्रिक्ट जज जिसे कहते हो आप, ठीक है, नंबर एक। दूसरा कह रहा है 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुई, जिसकी मुख्य न्यायाधीश कौन बनी, एलिजा इम्पे, जिसकी मुख्य न्यायाधीश बच्चों एलिजा इम्पे बनती है, ठीक है। तो एलिजा इम्पे बनी। इसके साथ साथ कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। ये भी सही है कि कलकत्ता में सदर निजामत अदालत बनाई गई थी, जो फौजदारी कानून का या क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करती थी। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पे राइट होंगे, दोनों स्टेटमेंट राइट होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, अंग्रेज गवर्नरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। रॉबर्ट क्लायू को इंग्लैंड लौटने के बाद ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार के आरोपों की सफाई देनी पड़ी। कह रहा है रॉबर्ट क्लायू को इंग्लैंड लौटने के बाद, ठीक है, ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार के आरोपों की सफाई देनी पड़ी। वॉरेन हेस्टिंग जब इंग्लैंड लौटा तो उस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला। भारत में लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत की गई।
अब आपको यहाँ बताना है कि क्या इसका राइट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न है, ठीक है, अच्छा सा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए क्या आंसर होगा इसका। क्या आंसर होगा इसका। देखिए यहां पर पहला स्टेटमेंट करा है कि रॉबर्ट क्लायू को इंग्लैंड लौटने के बाद ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार के आरोपों की सफाई देनी पड़ी। जी हां, कहा जाता है इन पे भी महाभियोग का प्रावधान किया गया था, ठीक है, लेकिन बाद में नहीं चलाया गया लॉर्ड क्लायू पे। तो लॉर्ड क्लायू पे भी करप्शन के चार्जेस लगे थे। और वॉरेन हेस्टिंग पर तो महाभियोग बच्चों चलाया गया था बर्क के कहने पर, ठीक है, बर्क के कहने पर इन पर महाभियोग चला था। किस पे, आपके वॉरेन हेस्टिंग पर। और सर्वोच्चता की नीति जो है भारत में बच्चों लॉर्ड हेस्टिंग के समय लागू हुई, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पूरी तरह से मराठे समाप्त हो गए। और मराठे जब हिंदुस्तान से समाप्त हो गए तो भारत में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं बची थी जो अंग्रेजों को रोक सके, ठीक है। तो यहां तीनों स्टेटमेंट आपके राइट होंगे, तीनों स्टेटमेंट आपके राइट स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। कित्तूर विद्रोह, और ये करंट में चर्चा में भी है, ठीक है, करंट में ये चर्चा में भी है कि कित्तूर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। बताइए जल्दी करिए, किसने नेतृत्व किया। बोलो बच्चों, नेतृत्व किसने किया इसका। निम्नलिखित में से कौन कित्तूर कर्नाटक में अंग्रेज विरोधी आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान करता है। रानी चेन्नप्पा रायन्ना दोनों ने बच्चों किया था, ठीक है, दोनों ने किया था 1824 में, ठीक। तो ये कर्नाटक का विद्रोह है और ये विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है। रानी चेन्नप्पा और रानी रायन्ना के विषय में बच्चों आप थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर 3 आपका समाप्त हो गया है, ठीक है। और कल हम लोग फिर जो है नए कुछ नए चीजों के साथ जुड़ेंगे, कुछ नया करने का, ठीक है। और अभी चीजें आपकी रेगुलर हो गई हैं। और एक चीज आपको और बता दें कि आपकी जो अभी जो क्लासेस हैं एप्लीकेशन की, ठीक है, वो क्लासेस बच्चों स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, वो क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है और वो क्लास अभी रेगुलर चल रही है, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोग जो है जो बैचेज की डिमांड कर रहे थे, आपके लिए हमने बैच अनाउंस कर दिया है, नवजीवन बैच है, ठीक है। तो नवजीवन बैच को मैंने सिर्फ इसलिए शुरू किया है कि आपको वास्तव में नया जीवन देना है। यहाँ रिजल्ट आपको मिलेगा, ये श्योरिटी है, ठीक है। बस आपको केवल थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, 6-7 महीना 8 महीने आपको समय देना पड़ेगा मुझे। नेट जेआरएफ के कोर्सेज आपको इस पे दिए गए हैं। जो बच्चे जून में टारगेट कर रहे हैं उनके लिए हम किसी तरह से थोड़ा सा जल्दी कोशिश करके सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट को कवर कर देंगे। हम ये प्रॉमिस नहीं करेंगे बेवजह की कि हम सारा सिलेबस डिटेल में कवर कर देंगे जून तक, ठीक है। तो जून तक तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन जून का बच्चा इससे जुड़ सकता है क्योंकि 1 साल की वैलिडिटी है, तो उसे जुलाई माने दिसंबर के लिए भी मिलेगा, ठीक है। जून के लिए हम देखेंगे कि जितने इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो रहे हैं उसकी एनालिसिस मैं कर रहा हूं, तो वो सारी कवर कर दूंगा। तो यहां भी चांसेस है कि आप उनसे भी रिजल्ट ले सकते हैं, रिजल्ट आ सकता है। लेकिन दिसंबर के लिए तो आप पूरी तरह से एकदम क्लियर रहिए कि दिसंबर में रिजल्ट मिलेगा। तो जून और दिसंबर दोनों के बच्चे इस बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, चार्जेस जो आपके हैं वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। क्लास मोड मैंने लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों रखा है। रिकॉर्डिंग को मैंने इसलिए बोल दिया है क्योंकि कोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। 7 से 8 महीने का कोर्स होता है, बहुत डिटेल में इतिहास है, आप जानते हो। तो मुझे लगता है कि संडे सैटरडे को मुझे रिकॉर्ड करके आपको देना पड़ेगा। तो फ्री नोट्स भी आपको इसमें मिलेगा, फ्री प्रैक्टिस आपको मिलेगी और चैप्टर वाइज आपको कंटेंट भी देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो तो आपकी फी चार्जेज अभी अभी भी 25% की छूट चल रही है। तो जो लोग लेना चाहते हैं बैच को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो 10,000 हो जाएगी, अभी आपको 7,000 में 7,500 में आपको मिल जाएगी, ठीक है। लाइव मोड क्लासेस है, ये ऐप है, आप इस ऐप पे जाके ले सकते हैं, ये ऐप है, ठीक है।
यहाँ पे ऐप पे, इस ऐप पे डॉक्टर संजय सर एजुकेशन ऐप पे जाके आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऐप को डाउनलोड करके यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये नंबर है, इस पे आप किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सभी को, फिर मिलते हैं बच्चों हम लोग नए सेशन।